हो गया? हाँ, हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। हाँ, आ रही है? चलिए, सो देखो, अपन ने अब तक इपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट किया। अब जब तक हमें ये ना पता हो कि हमने वास्तव में कुछ सीखा या नहीं, तब तक आगे बढ़ने कोई मतलब रह नहीं जाता। तो अब हम पहले जानने वाले कि हमने इपिथेलियल टिश्यू में कुछ सीखा कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इपिथेलियल टिश्यू की में एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं, उन लाइंस में थोड़ा फेर बदल करके कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बनाए हैं, ठीक, जो तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, इनमें तुम्हें क्या करना है कि अपनी कॉपी में कहीं पे कोने पे, कहीं पे भी, बस केवल 10-11 स्टेटमेंट है एपिथेलियल टिश्यू के, उनके बारे में एक एक स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे। तुम लिखते जाओगे साथ में ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स है तो साथ में तुम्हें लिखना है कि इस स्टेटमेंट में कहां का गड़बड़ थी, ठीक। तो इतना काम अपने को करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स a group of dissimilar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. तो अब आप ये लिखें, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, और अगर गलत है तो क्यों गलत है वो आपको लिख लेना है, ठीक। अभी बताना नहीं है किसी को, अपने पड़ोसी की कोई मदद नहीं करनी है, केवल आपको लिखना है कि सही है या गलत। हाँ, क्वेश्चन के फॉर्म में मान लो, जैसे ये क्या एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, तुम्हें बताना है कि सही है कि गलत। और ऐसे स्टेटमेंट हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि आजकल जैसे नीट के पेपर में बच्चे जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें सबसे मुश्किल जो क्वेश्चंस माने जाते हैं, वो हम मानते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। यानी कि एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपको 5 या 6 स्टेटमेंट दिए, और फिर आपसे पूछा कि इन स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही या गलत हैं। तो जब तक अपने आपको एनसीईआरटी के सही सही स्टेटमेंट ना पता हो, तब तक हम इस तरीके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन करने की अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। अगला, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। ये स्टेटमेंट आपको सही बताना है कि सही है कि गलत है। फिर cells, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। फोर्थ है, फंक्शन ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। फिफ्थ है, epithelial tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body. स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है ना? 6, the squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the wall of blood vessels and air sac of lungs and are involved in functions like secretion. Seventh है, the epithelium of distal convoluted tubule or DCT of nephron in the kidney has microvilli. लिख के रखेंगे, फिर बाद में अपन देखेंगे अपने कितने स्टेटमेंट सही थे या कितनी जगह हम सही थे, कितनी जगह गलत थे। 8, the columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the apex. 9, exocrine glands secrete mucus, saliva, ear bags, oil, hormone, milk, digestive enzymes, and other cell products. These products are released through duct or tubes. फिर compound epithelium is made of
more than one layer यानी कि मल्टी लेयर ऑफ सेल्स and thus has a limited role in secretion and absorption. और फिर 11, tight junction help to stop substances from leaking across a tissue. Adhering junction perform cementing to keep neighboring cells together. Gap junction facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. तो 11 स्टेटमेंट अपन ने देख लिए, इनके बारे में लिख लिया अपन ने अपनी कॉपी पे, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। अब एक बार हम देखते हैं कि इनमें से कौन से कहां कहां सही गलत थे। ठीक, फिर देखेंगे आपके आंसर्स कितने सही गलत थे। तो फर्स्ट वाला बताएं, ट्रू है कि फॉल्स? क्या किसी बच्चे को ट्रू लगा? नहीं। बहुत बढ़िया, तो बताएं जरा फॉल्स क्यों था? डिसिमिलर, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? डिसिमिलर लिखा है, जबकि लिखना क्या था? सिमिलर लिखना था। तो यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, cells, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole, true. Fourth, function of the cells vary according to their structure, false. ठीक, क्यों? क्योंकि फंक्शन की जगह स्ट्रक्चर होना था और यहां पे फंक्शन होना था, यानी कि दोनों चीजें गलत जगह पर हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ कहा, इपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, faces either a body fluid or outside environment and thus provide a covering or lining for some part of the body, true है। फिर स्टेटमेंट नंबर 6 आता है अपना। तो देखिए स्टेटमेंट 6 कहता है, squamous epithelium is made of a single layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the wall of blood vessel and air sac of lungs and are involved in functions like secretion. सही के गलत? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? सेक्रीशन नहीं होना चाहिए, तो यहां क्या होना था? डिफ्यूजन बाउंड्री बना था। मतलब कि ये भी फॉल्स हो गया। 7, epithelium of distal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli, क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहां पे पीसीटी होगा, डिस्टल नहीं होगा, यहां क्या होगा? प्रॉक्सिमल, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फिर कहा, द कॉलमनर epithelium is composed of a single layer of tall and slender cell nuclei located at the apex, सही कि गलत? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहां क्या होना था? बेस होना चाहिए था, तो यहां पर अपन ने कहा कि ये भी कैसा हो गया? फॉल्स है। फिर आप देखिए नाइन्थ वाला जो स्टेटमेंट है, ये सही है कि गलत? नाइन्थ वाला क्या है? फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में हार्मोन है, और मैंने क्या कहा था? बस हार्मोन दिखना कि हार्मोन नहीं होना चाहिए लिस्ट में, तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। टेंथ वाला स्टेटमेंट सही कि गलत? ट्रू है ना? कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल and thus has limited role in secretion and absorption. और 11th वाला ट्रू, ये 11th वाले में भी सारी बातें सही सही लिखी हुई है। तो अब मुझे बताओ, इन 11 में से कितने बच्चों के आंसर सारी क्वेश्चंस की सही रहे? बढ़िया से अपना हाथ खड़ा करो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो जरा सातों बच्चों के लिए एक बार ताली बजाओ। बढ़िया। चलिए, अब कितने बच्चों के आंसर मोर देन 9 क्वेश्चन के लिए सही रहे? यानी कि अच्छी खासी संख्या है, बहुत बढ़िया। और कितने बच्चों के आंसर 7 से ज्यादा क्वेश्चन के लिए सही थे? ठीक, अच्छा 7 से कम वाले कितने रहे? सही थे, बताओ ना, शर्माने की बात थोड़े। 1 2, अच्छा बेटा कहां गड़बड़ हुई? कितने सही रहे? 6, तुम्हारे 4, तो फिर कहां गड़बड़ हुई अपने से? अच्छा, तुमसे
हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए। तो देखिए जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनमें बेटा जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके से फ्रेम होते हैं, तो आपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है आगे। बस ये है, देखो अभी हम अपनी लर्निंग फेज में, अभी हम सीख रहे हैं, तो हमसे गलतियां भी होंगी। अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अनडाउटेडली हमें बस अपने आप को कंटिन्यूअसली बनाए रखना है। थोड़ी सी कहीं कमी है तो अपने को थोड़ी सी कमी इंप्रूव करनी है। बस आपको ये बताना था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, एक एक लाइन पे कैसे ध्यान दिया जाता है। लाइन तो दूर छोड़ दीजिए, आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देते हुए पढ़ना है। जैसा कि अपन क्लास में करते हैं कि हर वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ऐसा क्यों लिखा गया है। अब इपिथेलियल टिश्यू के बाद बच्चे हम आ जाते हैं अगले टिश्यू पर, जिसको अपन नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू के बाद अगला टिश्यू अपने पास कौन सा हुआ, कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब एक बात जरा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर समझा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी ने क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहले देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड widely distributed in the body of complex animals. अब देखिए इस लाइन में जो सबसे पहली लाइन है कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी की, यहां एनसीईआरटी क्या क्या बातें आपसे कहना चाहती है। पहली बात एनसीईआरटी आपसे जो कह रही है वो आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये मोस्ट अबंडेंट है। क्या है बेटा, मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट का मतलब हुआ सबसे ज्यादा पाया जाता है कि सबसे कम, सबसे ज्यादा। ठीक। साथ में क्या कहा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा फैला हुआ, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने कहा कि मोस्ट अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहीं पर एनसीईआरटी में आगे एक और लाइन आने वाली है, उसका मैं रेफरेंस लेता हूं, जहां पे एनसीईआरटी कहती है कि जो मसल्स हैं दे मेक ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। तो मसल्स हमारी बॉडी वेट का कितने परसेंट बना देती है बेटा, 40 से 50% बनाती है। देखिए अब दो बातें हैं, मसल यानी कि मस्कुलर टिश्यू, अगर ये मस्कुलर टिश्यू 40 से 50% बना रहा है तो क्या इससे ज्यादा कोई हो सकता है, नहीं। जबकि यहीं पर क्या कहा कि बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। दो बातों को समझेंगे। आपके पास 1 किलो थर्माकोल या 1 किलो कॉटन है, 1 किलो क्या है, कॉटन, और 1 किलो आपके पास लोहा है। जैसे अपन वो सामान तौलते हैं ना, सामान तौलने के लिए लोहे के बाट होते हैं, सब्जी वाला तौलता है, तो वो जो लोहे का बाट है, कॉटन और लोहे का बाट, दोनों का वेट क्या है, बराबर। दोनों का वेट कितना है, 1-1 किलो। वॉल्यूम में ज्यादा कौन है, लोहा या कॉटन, तो कॉटन वॉल्यूम में ज्यादा है, जबकि लोहा वॉल्यूम में कंपेटिबली कम है। तो आपने कहा कि जब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तुमने कहा तो कहा कि मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे मान लो 1 किलो कॉटन को मुझे यहां से वहां तक अगर बिछाना हो तो मैं आराम से यहां से गेट तक बिछा सकता हूं ना, तो मोस्ट अबंडेंट हुआ, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वहीं उस 1 किलो लोहे को यहां से वहां तक बिछाना हो तो अगर आप पिघला की कोशिश भी करेंगे तो एक पतली सी लाइन ही बनेगी, बस उतना ही होगा, पर दोनों का वेट क्या होगा, बराबर। यानी कि जब भी क्वेश्चन अगर कहेगा कि वेट वाइज आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि वेट वाइज सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, मसल। वहीं पर जब क्वेश्चन अगर कहेगा कि वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा कौन है,
बॉडी में सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन है, तो आप कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। फिर आगे की लाइन पढ़ेंगे। आगे की लाइन में एनसीईआरटी कहती है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, यानी कि क्या सारे एनिमल्स में नहीं, क्या कहा है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। समझिए, विटेकर क्लासिफिकेशन में आपने जो किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात की, विटेकर ने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। इनमें से 5वें किंगडम को हमने नाम दिया था एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया फाइलम पॉरीफेरा यानी कि स्पंजेस से स्टार्ट होता है और ये फाइलम कॉर्डेटा तक जाता है। वहां तक के जो मेंबर्स हैं सारे के सारे एनिमल कहे जाते हैं। पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, ऑल्दो दे आर मल्टी सेलुलर, पॉरीफेरा के मेंबर्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं होता, तो पॉरीफेरा के मेंबर्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। फिर भी इनके अंदर टिश्यू नहीं होता। कारण समझे, टिश्यू की डेफिनेशन में आप कह चुके हैं कि टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो पॉरीफेरा में क्या है कि अलग अलग टाइप की सेल यानी कि डिसिमिलर सेल्स एक साथ मौजूद होती हैं। तो जो एनिमल हुआ वो एनिमल आपका कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर तो हुआ, पर क्योंकि सिमिलर सेल्स का ग्रुप नहीं है तो इसलिए आप वहां पर टिश्यू नहीं कहते हैं। यानी कि जब एनसीईआरटी कहती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, तो यह एनसीईआरटी साथ में आपसे क्या कहती है कि किसको छोड़ देना, तो एनसीईआरटी कहती है छोड़ देना पॉरीफेरा को। तो पॉरीफेरा यानी कि स्पंजेस को हम छोड़ देंगे। तो अगर मान लो एक स्टेटमेंट फ्रेम किया जाता है जहां पे तुमसे कहा जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ ऑल एनिमल्स, तो वो स्टेटमेंट होगा गलत। कहा क्या गया है, इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। अब देखिए अगली बात। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका ओरिजिनेशन होता है या ओरिजिन होता है किससे, मीसोडर्म से। तो ओरिजिन किससे हो रहा है बेटा, मीसोडर्म से। क्या हम जानते हैं कि मीसोडर्म क्या है, हाँ, हमने जर्म लेयर्स के बारे में बात की थी। गैस्ट्रुला स्टेज पर जर्म लेयर बनती है। सबसे बाहर वाली का नाम एक्टोडर्म होता है, बीच वाले को मीसोडर्म और अंदर वाले को हम एंडोडर्म कहते हैं। तो इसमें से जो बीच वाली जर्म लेयर है, जर्म लेयर का मतलब क्या हुआ, वो टिश्यू की लेयर जिससे आगे चल करके बॉडी के सारे ऑर्गन्स, बॉडी के सारे टिश्यूज बनने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर कहते हैं। तो हमने कहा कि ओरिजिन कौन सी जर्म लेयर से हो रहा है, मीसोडर्म से। मीसोडर्म से ओरिजिन होने की वजह से इसी कारण, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीसेनकाइम। सो अपन ने कहा कि ओरिजिन हुआ मीसोडर्म से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मीसेनकाइम नाम दिया जाता है। तो इसका एक और नाम क्या रहेगा, मीसेनकाइम। तो ओरिजिन हुआ मीसोडर्म से, इसीलिए इस टिश्यू को आपने एक नाम क्या दिया है बेटा, मीसेनकाइम। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएं बेटा, आवाज आवाज सब ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत। चलिए, सो अपन ने कहा कि मीसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, इसलिए ही नाम क्या दिया जाता है, मीसेनकाइम नाम दिया जाता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखिए, इसके नाम को समझिए। नाम क्या है, कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कनेक्ट करने वाला यानी कि जोड़ने वाला। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है एंड लिंक करता है यानी कि जोड़ता है अदर टिश्यूज ऑफ बॉडी। तो बॉडी के बाकी जो टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करना, इनको आपस में जोड़ना, ये काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। कैसे है समझेंगे। हमारी स्किन है, स्किन में बेटा सबसे ऊपर की तरफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया है। स्किन में इसके नीचे की तरफ मसल्स पाई जाती हैं। हमारी स्किन में
इसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती हैं? मसल्स। और मसल्स की जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं पेनिकुलस कार्नोसस कहा जाता है, आपको याद नहीं करना। पर वो जो मसल लेयर है और ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है? ऊपर एपिथेलियल टिश्यू को नीचे मस्कुलर टिश्यू के साथ जोड़ रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू के साथ जोड़ना काम किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे काम किसके हो जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी वो अपने को समझना है। तो अगर हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें होंगी, तो इसके लिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 पर ऊपर वाले डायग्राम में आ जाएं, आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिखाई देगा। दिख रहा है ना येलो बैकग्राउंड वाला डायग्राम, जिसके अंदर कई सारी सेल्स और फाइबर्स वगैरह दिखाए हैं। आप देखें यहां पर क्या आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं? देखो डायग्राम में, क्या आपको फाइब्रोब्लास्ट दिखी? लेबलिंग देखते जाएं। क्या आपको मैक्रोफेज दिखाई दी है? क्या आपको मास्ट सेल दिखाई दे रही है? ऐसी ही और भी कई सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं। सेल्स के बाद फिर आपने कहा कि यहां पे अगली चीज क्या मौजूद रहेगी? फाइबर। सेल्स के बाद अगला क्या ठीक रहेगा? यहां पर फाइबर। तो अपन ने कहा कि इसमें फाइबर है। देखो नीले रंग वाले फाइबर हैं, इनका नाम कोलेजन फाइबर है। पीले रंग के फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं और पिंक कलर के फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टिश्यू में लगभग लाइट येलो या कुछ ग्रीनिश येलो कलर का पीछे एक पूरा बैकग्राउंड मौजूद है। वो जो पूरा बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को कहा जाता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस या ग्राउंड मैट्रिक्स। तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा? इंटरसेलुलर सब्सटेंस या क्या कहा जाता है? ग्राउंड मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस या ग्राउंड मैट्रिक्स यहां पर मौजूद होगा। सो आपने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू में कितनी चीजें पाई जाएंगी? तीन। सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस या ग्राउंड मैट्रिक्स मौजूद होगा। तो ये तीन चीजें यहां पर पाई जाती हैं। अब ये तीन चीजें जो मौजूद हैं, इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे सेल्स के बारे में, फिर हम समझेंगे फाइबर्स कौन कौन से हैं, और फिर हम देखेंगे कि ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर या ग्राउंड मैट्रिक्स में यहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो पहले एक बार इतना लिखेंगे, फिर हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। लिखा? आगे बढ़ें। यही पेज 103 वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ही अपन देखते जाएंगे, क्योंकि इस डायग्राम में से हम कई सारी बातें कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों अपने को बात करनी थी सेल्स के बारे में। और सेल्स में
सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट सेल जो अपने को दिखती है, इसका नाम देखो फाइब्रोब्लास्ट है क्या? फाइब्रोब्लास्ट का रंग आपको यहां कैसा दिखाया है? कुछ ग्रीन जैसे कलर की सेल आपको दिखाई है, जिसको नाम क्या दिया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट। क्या सारी सेल्स में सबसे बड़ी है ना? सारी सेल्स में सबसे बड़ी है, और न केवल ये सबसे बड़ी है, बल्कि साथ ही साथ ये मोस्ट अबंडेंट है कनेक्टिव टिश्यू में। यानी कि सारे तरीके के कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप बात करेंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है? फाइब्रोब्लास्ट। तो सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाने वाली सेल कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। अगर आप फाइब्रोब्लास्ट सेल को देखें, तो हम इसे कुछ ऐसे करके दिखाते हैं कि ये सेल कुछ इस तरीके से बनी है। यानी कि क्या ये सेल, जनरली जो हम सेल के बारे में सोचते हैं कि सेल को लगभग स्फेरिकल जैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर में, क्या ये सेल स्फेरिकल या चौकोर जैसी है? नहीं। यहां पर सेल में आपको कुछ ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। सेल में क्या दिखाई दे रही है? ब्रांचिंग। ये जो ब्रांचेस हैं, इनको बच्चे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहा जाता है। या तो आप प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहें, या फिर आप साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कह दें। तो इसका मतलब क्या है कि सेल कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, और यहां पर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस पाई जा रही होती है। आप अगर देखेंगे तो इसी सेल से ओरिजिनेट होते हुए कुछ फाइबर्स आपको यहां पे दिखाए गए हैं, कुछ फाइबर्स आपको यहां दिखाए हैं निकले हुए, और कुछ फाइबर्स आपको यहां पर निकले हुए दिखाए गए हैं। कि कुछ फाइबर्स इस सेल से निकल रहे हैं, फाइबर निकल रहे हैं। तो मतलब एनसीईआरटी आपको यह बताना चाहती है कि फाइब्रोब्लास्ट, इसका काम क्या होगा? दैट इट विल प्रोड्यूस फाइबर। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा? फाइबर्स प्रोड्यूस करती है। तो फाइबर्स बनाने वाली सेल कौन है? फाइब्रोब्लास्ट। इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बनाती है? फाइबर। न केवल फाइबर बनाती है, बल्कि साथ ही साथ ये ग्राउंड सब्सटेंस भी बनाती है। ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि ग्राउंड मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो इस इंटरसेलुलर सब्सटेंस और फाइबर्स, इन सब का फॉर्मेशन करना कौन सी सेल की जिम्मेदारी है? फाइब्रोब्लास्ट की। तो ये फाइबर्स तो बनाती ही है, साथ में इस टिश्यू में जो ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है, उस ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट करती है। फाइब्रोब्लास्ट के बाद फिर आपको यहां पर अगली सेल, क्या मैक्रोफेज दिखाई दी? देखो डायग्राम में, क्या मैक्रोफेज दिखी है? मैक्रोफेज का एक और नाम हिस्टियोसाइट भी होता है। तो मैक्रोफेज का बच्चे एक और नाम क्या है? हिस्टियोसाइट भी कहा जाता है। तो मैक्रोफेज को एक और नाम क्या देते हैं? हिस्टियोसाइट नाम देते हैं। यहां देखिए, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, फेज मतलब खा जाने वाला। फेज कौन? खा जाने वाला। हम जैसे कहते हैं कि गंगा का जो पानी है, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते या वो खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि गंगा के पानी में बेसिकली एक वायरस पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस होता है? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को खा जाता है। तो वो पानी आपने अपने घर में लाके रखा, उसके अंदर ओवर द टाइम क्या होगा? बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू होंगे, पर बैक्टीरियोफेज सबको खा के खत्म कर देगा। जब बैक्टीरियोफेज खा जाएगा, तो क्या वो पानी कभी खराब होगा? नहीं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो ही नहीं पाया। तो फेज मतलब कौन हुआ? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खा जाने वाला। मैक्रोफेज, बड़ी सेल जो कि खा जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रोफेज कहेंगे। मैक्रोफेज के डायग्राम को अगर आप देखें, तो मैक्रोफेज का डायग्राम आपको कुछ ऐसा इरेगुलर सा दिखाया है। कि इरेगुलर सा डायग्राम किसका है? मैक्रोफेज का। क्या हम अमीबा को कुछ ऐसा ही बनाते हैं? तो ये जो सेल है, इसके बारे में हम कहते हैं कि मैक्रोफेज एक अमीबॉइड सेल है। कैसी सेल है बेटा? अमीबॉइड सेल।
यानी कि इसका जो सेल शेप है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर सा सेल शेप पाया जाता है। मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, बदलती रहेगी, हमेशा एक जैसी स्ट्रक्चर नहीं होगी। अमीबा में भी समझिए कि अमीबा के जो पैर हैं उनको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। क्यों कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो हाथ पैर है उनकी जगह फिक्स है कि हाथ यही होंगे, पैर यही होंगे। अमीबा में क्या होगा, पैर अचानक यहां से निकल आएगा, फिर यहां से निकल आएगा, फिर यहां से निकल आया, फिर यहां से निकल आया। तो उसके अंदर पैर की लोकेशन फिक्स नहीं है ना, इसीलिए आप क्या कहते हैं, सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर। तो यहां पर आपने क्या कहा कि इसमें क्या पाए जाते हैं, सीडोपोडिया, इसलिए आपने सेल को क्या कहा है, अमीबॉइड सेल है। एनसीईआरटी यहां डायग्राम के अंदर आपको इसका न्यूक्लियस नहीं दिखाती है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो न्यूक्लियस है ये बेटा बीन शेप्ड होता है। न्यूक्लियस कैसा रहेगा, बीन शेप्ड। तो हमने कहा अमीबॉइड सेल है, और इसमें बीन शेप को क्या मैं किडनी शेप भी कह सकता हूं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाएगा ये कैसा रहेगा, बीन शेप्ड। इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। काम क्या है बेटा, phagocytosis of pathogens and cell debris। तो पैथोजन और सेल डेब्रिस को ये क्या करता है बेटा, फैगोसाइटोसिस कर देता है। तो हमको समझेंगे, पहला वर्ड क्या आया, फैगो। फैगो मतलब कि फेज, फैगो मतलब फेज या खा जाने वाला। फिर वर्ड क्या आया, साइटो। साइटो मतलब सेल। अगर एक सेल किसी दूसरी सेल को खा जाती है तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। कोई सेल किसी दूसरी सेल को खा जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस करती है सेल, यानी कि दूसरी सेल को खा जाती है। किसे खाती है, तो आपने कहा पहला पैथोजन। पैथोजन तो हम जानते हैं, हमारे अंदर डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। मतलब कि बाहर से अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहुंचा, हमारे टिश्यू के अंदर गया, तो हमारे टिश्यू में उस पैथोजन का फैगोसाइटोसिस कौन कर लेगा, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज ने इसे क्या किया, चबा के खत्म कर दिया। अब चबा के खत्म कर दिया तो ये अपने अंदर डिजीज क्रिएट करेगा क्या, नहीं। पैथोजेंस के अलावा यहां पे क्या लिखा है, सेल डेब्रिस। जो डेब्रिस वर्ड है, डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा। डेब्रिस का मतलब क्या होता है, कूड़ा। ठीक, सेल डेब्रिस, सेल्स के टूटे हुए पीसेस। सेल डेब्रिस का मतलब क्या हुआ, सेल्स के टूटे हुए पीसेस, उनको बोलते हैं सेल डेब्रिस। हमारी बॉडी में हमेशा बियर एंड टीयर चलते रहता है। हमारी बॉडी में हमेशा क्या चलता रहेगा, बियर एंड टीयर, यानी कि बॉडी में सेल्स लगातार टूटती रहती हैं, नई सेल बनती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं ये लगभग 2.5 साल के अंदर पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। मतलब कि जब कोरोना शुरू हुआ था, ठीक, तब तुम्हारे अंदर जो हड्डियां थी और आज जो हड्डियां हैं वो हड्डियां एक दूसरे से टोटली अलग हैं। तब जो हड्डियां थी वो अलग थी, आज जो हड्डी है वो अलग है। फिर भी तुमको कभी लगा कि एक आध हड्डी कम हो गई है, नहीं ना, हड्डियां पूरी बनी रही। तो क्या होता है कि जो हड्डियां हैं उनके अंदर लगातार रिपेयर चलता रहता है। मतलब पुरानी हड्डी टूटती है और नई हड्डी बनती है। जैसे कि मान लो कहीं पे नई रोड बनानी हो, तो पहले पुरानी रोड को हटाते हैं ना, साफ किया, तो पुरानी रोड को साफ किया तो वहां से जितना कूड़ा कचरा निकला उस पूरे को अपन क्या करते हैं कि ट्रक वगैरह में भर के कहीं और डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं बाहर। तो ऐसे ही सेल्स में जो बियर एंड टीयर होता है, उसके बाद जो सेल डेब्रिस बनेगा, जो सेल का कूड़ा कचरा बना, जो चीज अपने काम की नहीं है, उसको अपनी बॉडी से खत्म करना, ये काम भी किसका होता है, मैक्रोफेज का। तो मैक्रोफेज ने फैगोसाइटोसिस किस किस का किया, पैथोजन और सेल डेब्रिस, इन दोनों चीजों का फैगोसाइटोसिस करता है। आपने जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं तो उसमें से आपने एक ऑर्गेनल पढ़ा है लाइसोसोम। क्या नाम सुना है हमने लाइसोसोम का। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम क्या होता है कि अगर सेल के अंदर रप्चर हो जाए तो वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है।
जितनी भी सेल्स के अंदर फेगोसाइटोसिस होता है, यानी जितनी सेल को दूसरी सेल को खाना है, उनके अंदर लाइसोसोम्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि दूसरी सेल को खाने के बाद पचाना भी तो है। अगर ये मान लो इसको खा जाए तो खाने के बाद पचाना भी तो पड़ेगा, तो इसके अंदर डाइजेशन ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अब बेचारा ये तो निपट गया, और ये पचा भी नहीं पाया, इसका पेट खराब हो जाए तो ये तो ऐसे खाली पीली निपट गया, है ना। तो अपन ने कहा कि इसका डाइजेशन क्या होना चाहिए, मजबूत। तो डाइजेशन सेल में मजबूत कौन बनाता है, लाइसोसोम। तो यहां पे इस सेल के अंदर बेटा लाइसोसोम का नंबर कंपैरेटिवली क्या रहेगा, ज्यादा। तो हम कहेंगे कि लाइसोसोम का नंबर यहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लाइसोसोम का नंबर इसके अंदर पाया जाता है ज्यादा। अब देखिए, तो फाइब्रोब्लास्ट हुआ, सेकेंड आया मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के बाद अगली जो सेल यहां पर आती है, इस सेल को मैं नाम दे रहा हूं मास्ट सेल। देखो एनसीईआरटी में नीले रंग वाली सेल दिखाई दी, नीली वाली सेल का नाम क्या है, मास्ट सेल। बिल्कुल, बोल के आओ फटाफट, इसी बंद करो। देखिए अगली सेल कौन सी आई, मास्ट सेल। ठीक, हमेशा अपन इसे पढ़ेंगे क्या, हमेशा क्या पढ़ेंगे, मास्ट सेल। ठीक, मस्त नहीं पढ़ना है इसको, हमेशा पढ़ना क्या है, मास्ट सेल पढ़ना है। तो अपन ने कहा कि ये जो सेल है इसका नाम क्या है, मास्ट सेल। अब मास्ट सेल को देखो, क्या मास्ट सेल भी आपको अमीबॉइड दिखाई देती है, तो मास्ट सेल भी कैसी है, अमीबॉइड है। तो हमने कहा कि मास्ट सेल कैसी रहेगी बेटा, अमीबॉइड होती है। तो ये अमीबॉइड सेल है। मास्ट सेल का जो न्यूक्लियस है वो आप देखें, तो मास्ट सेल का न्यूक्लियस लगभग होता तो एस शेप्ड है, होता कैसा है, एस शेप्ड। पर एनसीईआरटी में ये आपको कैसा दिखाई देता है, बीन शेप्ड। तो हमने कहा कि यहां पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस वास्तव में कैसा रहेगा, एस शेप्ड होगा। पर साथ में हम लिख लेंगे कि इट इज बीन शेप्ड इन एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी के अंदर हमें कैसा दिखाया गया है, बीन शेप्ड है। तो एनसीईआरटी ने इसका शेप बीन शेप दिखाया है। अब ऐसा क्यों है, इसको एनसीईआरटी ने बीन शेप क्यों दिखाया है, ठीक। तो बीन शेप दिखाने का कारण समझेंगे। देखिए, लेट्स से हमारे पास मान लो कोई एक टिश्यू हो, ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये अपने पास एक टिश्यू है। अगर मैं इस टिश्यू को पूरा देखना चाहूं माइक्रोस्कोप में, तो मैं इसे पूरा नहीं देख सकता किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप में जब आपको इसे देखना है तो आपको इसके सेक्शन काटने होते हैं, पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे, और स्लाइसेस काट के फिर हम उन्हें स्लाइड पे रखते हैं। स्लाइड पे रख करके हमने उन्हें स्टेन किया, यानी कि कलरिंग एजेंट डाला, और स्टेन करने के बाद फिर ऊपर अपन क्या करते हैं कि उसे जो है ग्लास स्लाइड से कवर किया, कवर करने के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको, जो कि अपने को दिखाई देगा। तो देखने के लिए हमें इसके क्या करने, पतले पतले स्लाइसेस काटने, क्या करेंगे, पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे, ठीक। अब जो हम पतले स्लाइसेस यहां पर कट करेंगे, उसकी वजह से देखो क्या होगा, एक्चुअली जो पूरी सेल है, ये जो पूरी सेल है, पूरी सेल में न्यूक्लियस आपको कैसा दिख रहा है, एस शेप्ड आपको दिख रहा है। टोपी दो, हाँ देखो, ये टोपी है ना, ये पूरी टोपी ऐसी है। अब तुम्हें इसके क्या काटने हो, स्लाइसेस। मान लो जब स्लाइस काटा, तो हो सकता है कि स्लाइस यहां से कटा, ये जो ऊपर दिख रहा है गोल, यहां से स्लाइस कटा, यानी कि आपने ऊपर वाला काटा इसके ऊपर से, नीचे वाला काटा इसके नीचे से। तो जब आप स्लाइड में रखेंगे तो क्या पूरी टोपी दिखेगी, नहीं, केवल कितना, ये गोल वाला पार्ट दिखेगा। पर क्या टोपी गोल है, नहीं, टोपी तो ऐसी है। तो मतलब कि जो सेक्शन काटा, वो सेक्शन ऐसा कटा कि इसके अंदर आपको शेप कैसी दिखाई दी, सी शेप। पर ये वास्तव में कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। मतलब कि जब सेक्शन काटा, तो समझिएगा, सेक्शन जो कटा वो यहां से कटा और यहां से कटा, तो बस केवल आपको सेल का ये बीच का इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहां पे तो आपको एस शेप नहीं दिखाई देगा। तो एक्चुअली न्यूक्लियस कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। बाकी एनसीईआरटी के अंदर अपने को कैसा दिखाई देता है, बीन शेप दिखता है। यहां इसके साइटोप्लाज्म को जब हम देखते हैं,
तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में हमें कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं। छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं? ग्रेन्यूल, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स जैसे अपने को दिखाई देते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? ग्रेन्यूल्स। तो हमने कहा कि यहां पर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। तो क्या प्रेजेंट है बेटा? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स यहां पर पाए जाते हैं। अब ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स क्यों पाए जाते हैं, क्या होते हैं? तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कई बार कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अपने को ग्रेन्यूल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। कई बार कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो अपने को ग्रेन्यूल के फॉर्म में दिखाई देती हैं। ग्रेन्यूल का मतलब क्या हुआ, समझिए। सेल के अंदर कई सारी प्रोटीन है, सेल ऑर्गेनल हैं जो काफी छोटे हैं। जब काफी छोटे हैं तो जो स्ट्रक्चर अगर बहुत ज्यादा छोटी हो तो तब वो स्ट्रक्चर अपने को नहीं दिखाई देगी। तो साइटोप्लाज्म अपने को कैसा दिखाई देगा? ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। वहीं पर अगर कोई स्ट्रक्चर कंपेटिबली बड़ी हो जो कि अपने को दिखाई दे, और वैसे कई सारी स्ट्रक्चर अगर मौजूद हो साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या दिखाई देने लगेगा? ग्रेन्यूल दिखने लगेंगे। जैसे मान लो हमने बॉटल में पीने के लिए जो पानी भरा, अगर उस पानी में मिट्टी का कहीं हल्का फुल्का कुछ ट्रेस हो, दो चार पार्टिकल अगर मौजूद हो, तो क्या बॉटल के अंदर अपने को दिखेंगे? नहीं। वहीं अगर यही चीज ज्यादा हो तो फिर बॉटल के अंदर जैसे ही अपन हिलाएंगे तो बॉटल में पानी अपने को कैसा दिखेगा? ग्रेनुलर दिखाई देने लगेगा ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ऐसे ही कई सारी ग्रेन्यूल पाए जा रहे हैं। तो इसको हमने क्या कहा कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। तो क्या पाए जा रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स यहां पर पाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 18 नंबर, एक बार दो पेज नंबर बताता हूं। पेज होगा 300 के लगभग। पेज नंबर 279। पेज नंबर 279 पे आप देखो इओसिनोफिल का डायग्राम। 279 पे नीचे की तरफ जो डायग्राम है उसमें इओसिनोफिल का डायग्राम देखिए, रेड वाला दिखा। क्या आपको इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल दिख रहे हैं? बगल में बेसोफिल का देखो, इसके अंदर ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, है ना। तो हमने क्या कहा कि इन सेल्स में साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स मौजूद है। क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स यहां पर पाए जा रहे हैं। तो आपने कहा कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। तो अपने को पहले इतनी बात समझ में आई मास्ट सेल के बारे में। तो पहले इतना लिखे, फिर समझते हैं कि मास्ट सेल काम क्या करती है। हाँ, बी शेप। जब क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। कहीं दुनिया की कोई भी जानकारी एनसीईआरटी को पार नहीं करेगी। पर साथ में अपने को सच्चाई भी पता होना जरूरी है। जैसे कि 2 साल बाद मेडिकल कॉलेज भी पहुंचेंगे, फिर तो वहां एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे कि तब भी पढ़ोगे? नहीं ना। फिर वहां जब किताब पढ़ोगे और फिर तुमने पढ़ा कि एस शेप्ड है, तो तुमको अगर यार हमें तो सर ने गलत पढ़ाया था। क्योंकि जूलॉजी ही एकमात्र वो सब्जेक्ट है जो एमबीबीएस में तुम पढ़ोगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ा जाना है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री काम आएगी, केमिस्ट्री में भी केवल बायोकेमिस्ट्री काम आएगी, बाकी कुछ नहीं काम आएगा। यही अकेली चीज है जो काम आती है आगे सिलेबस में, इसलिए क्योंकि 11 12 तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट से करनी है ना। डॉक्टर तुम बना ही लेंगे बाद में। डॉक्टरी में भी दुनिया भर के स्कोप है ना। हो सकता है तुम दांतों के डॉक्टर बनना चाहो, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है गाय भैंस का डॉक्टर बनना चाहे।
क्या चाहते हो? वेटनरी नहीं? तुम बीडीएस डेंटल नहीं? अच्छा, कितने लोगों को डेंटल चाहिए कि बीडीएस करनी है मुझे? तो नहीं, तुमको करनी है? नहीं, शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा, कोई ऐसा जिसको वेटनरी करनी हो? नहीं। आयुर्वेद? बाबा रामदेव से कोई प्रभावित नहीं है? अच्छा चलो, एक बालक तो निकला जो बाबा रामदेव से प्रभावित है, जिसको लगा कि नहीं आयुर्वेद में भला है। देखो बाबा रामदेव आजकल जितना कमा रहे हैं, जो है मतलब दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कमा सकता है। अथाह कमाई है। तो आयुर्वेद में स्कोप बहुत है। हाँ, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस से फाइबर नहीं बनता। बैठो, देखो सेल के अंदर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जितनी भी प्रोटीन है, फाइबर्स प्रोटीन के बने होते हैं, उनको बनाती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बस वहां से बनने के बाद यहां से ये फाइबर्स बाहर आ रहे हैं। तो यहां से फाइबर क्या हो रहा है, सेल से बाहर जा रहे हैं। बना कौन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्लियर? इतना अपन ने लिख लिया। प्रोटोप्रोसेस का मतलब हुआ कि सेल के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक? कैरेक्टर्स में यहां पे क्या है कि जो सेल है वो एकदम स्फेरिकल या गोल नहीं है। सेल में क्या है, कुछ आउटग्रोथ बाहर की तरफ पाई जा रही है। तो वो जो आउटग्रोथ है उन्हीं को आपने कहा है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहा है। आगे बढ़ जाए, देखिए। तो बेटा मास्ट सेल तीन सब्सटेंसेस सेक्रीट करती है। क्या क्या सेक्रीट करती है मास्ट सेल? तो सेक्रीट करने वाले सब्सटेंसेस में सबसे पहला आता है हिस्टामीन। क्या सेक्रीट हुआ? हिस्टामीन। कौन सा सब्सटेंस सेक्रीट हुआ? हिस्टामीन। ये जो हिस्टामीन है, ये एक वैसोडाइलेटर है। हिस्टामीन क्या होता है? वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर का मतलब हुआ कि ये डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो जब भी हिस्टामीन सेक्रीट होगा, तो ये डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। ऐसा केमिकल, ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाता हो, उसको आप क्या कहते हैं? वैसोडाइलेटर कहते हैं। समझिएगा, वैस्कुलर टर्म से वर्ड आया वैसो। तो वैसो का मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल। डाइलेटर यानी कि डायलेट करना। डायलेट करने का मतलब डायमीटर बढ़ाना। अगर ये डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल बढ़ा, तो इसकी वजह से बताओ बेटा, ब्लड फ्लो घटेगा या बढ़ जाएगा? तो ब्लड फ्लो क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो ब्लड फ्लो इसकी वजह से क्या होता है? बढ़ जाता है। यही सेल दूसरा सब्सटेंस सेक्रीट करती है, सेरोटोनिन। क्या आता है इससे? सेरोटोनिन आता है। ये सेरोटोनिन एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। सेरोटोनिन क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो सेरोटोनिन एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। नाम को फिर से देखें। वैसो मतलब ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्टर यानी कि कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब डायमीटर घटाना कि बढ़ाना? घटा देना। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर ये क्या करेगा? डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को घटा देगा। तो इसने डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को क्या किया बेटा? घटा दिया। अगर ये घटा, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो भी क्या हो जाने वाला है? कम। तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हिस्टामीन और सेरोटोनिन ये दोनों ही अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। तो ये दोनों अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। हिस्टामीन हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, और सेरोटोनिन बनता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। पर आपको नाम याद नहीं करने, बस इतना याद रख लेना कि दोनों अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तीसरा सब्सटेंस यहां से जो सेक्रीट होता है, इसका नाम है हेपेरिन। तो क्या आता है बेटा? हेपेरिन। ये हेपेरिन हमारे अंदर एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। हेपेरिन अपने अंदर क्या है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। यानी कि हमारी नेचर ने या हमारी बॉडी ने हमारे अंदर एक एंटीकोएगुलेंट दिया है, जिसका नाम है हेपेरिन। ये हेपेरिन जो कि नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है,
केमिकली अगर आप देखें तो ये एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। तो हेपेरिन क्या है बेटा? एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। तो हेपेरिन इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब हुआ कि ये पॉलीसैकेराइड है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि पॉलीमर है। मोनोसैकेराइड का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होता है। म्यूको मतलब क्या हुआ? चिपचिपा। आपको याद होगा जब बात आई थी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तब भी हमने कहा था कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो वहां भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड में एग्जांपल लिया था ना, भिंडी काटते टाइम जो चिपचिपा निकलता है, वैसे ही ये हेपेरिन भी केमिकली क्या होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेशन में। सो दे प्ले रोल इन इन्फ्लामेशन। तो ये इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं। और इन्फ्लामेशन वर्ड का मतलब होता है स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन मतलब क्या हुआ? स्वेलिंग। तो बॉडी में लोकली अगर कहीं स्वेलिंग आती है तो उस लोकल स्वेलिंग को अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन कैसे होती है, क्या है, इसको जरा हम समझेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या है और यहां पर इन तीनों केमिकल्स का रोल क्या होता है, ये तीनों केमिकल्स काम क्या करते हैं। तो हम जरा इनके फंक्शन को एक बार समझते हैं और उसे समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं एक मच्छर का। ठीक? तो पहले बताओ, मच्छर काटता है कि काटती है? काटती है। ठीक, मच्छर काटती है, काटता कभी नहीं है। अब मान लो एक मच्छर ने आके काटा। जब मच्छर ने आके काटा तो काटने पे जहां मॉस्किटो बाइट होगा वहां पे लोकली स्वेलिंग आ जाती है। देखा है ना? रेडनेस भी होती है। स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी। अब ये स्वेलिंग और रेडनेस क्यों हो रही है? तो देखिए, मॉस्किटो जब आपको बाइट करती है तो बाइट करते टाइम ये अपना सलाइवा आपके अंदर वोमिट करती है। मॉस्किटो का जो सलाइवा है इसको आपके अंदर वोमिट करती है। ठीक? तो इसने वोमिट क्या किया? सलाइवा। सलाइवा वोमिट क्यों किया? क्योंकि मॉस्किटो के सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट होता है जिसका नाम होता है एनोफेलिन या मॉस्किटिन। पर्पस ये है कि मच्छर को ये अच्छे से पता है कि जैसे ही आपकी बॉडी को पियर्स करके ब्लड सक किया जाएगा और ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा तो ये ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। ब्लड क्या होगा? जम जाएगा। जो अपन कहते हैं कि ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा। अब अगर ब्लड कोएगुलेशन हुआ तो इसने जो अपनी सिरिंज जैसी मैंडिबल जो यहां इंसर्ट की है वो क्या होगा? इसी के अंदर फंस जाएगी। तो वो तो वापस से उड़ भी नहीं पाएगी। तो मॉस्किटो क्या वोमिट करता है? एंटीकोएगुलेंट वोमिट किया। ये एंटीकोएगुलेंट इस चीज को एंश्योर करेगा कि आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग वहां पे ना हो। ये जो एंटीकोएगुलेंट है आपकी बॉडी इसको मान के चलती है एक आउटसाइड सब्सटेंस। एंटीकोएगुलेंट को आपकी बॉडी ने क्या माना? कि बाहर की कुछ चीज है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अब बॉडी क्या करती है कि उस हार्मफुल चीज से आपको बचाने की कोशिश कर रही है। कैसे बचाएगी? सबसे पहले कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, उस टॉक्सिक सब्सटेंस के इफेक्ट को अगर आपको कम करना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको डाइल्यूट कर दो। किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के इफेक्ट को कम करना है तो आप उसे क्या कर दें? डाइल्यूट कर दें। अब डाइल्यूट कैसे करेंगे? तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ? उसको और पतला कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो हम में से कई लोगों ने एक दवाई पी होगी, साफी। हमदर्द की साफी आती है ना, ब्लड प्यूरिफायर। नाम सुना है कभी? नहीं। हमदर्द की साफी आती है, खूब कड़वी होती है। जब भी कभी अगर पेरेंट्स कहते हैं उसको पीने के लिए कि इसे पियो, तो उसे पीने के लिए फिर हम क्या करते हैं? उसमें थोड़ा पानी मिला के पीते हैं। पानी मिला के पीने से उसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसे ही एक टॉक्सिक चीज आई, अब ये बॉडी में यहां मौजूद है, जहां मौजूद है वहां आसपास नुकसान पहुंचाएगी। तो वहां पे नुकसान ना हो या कम हो उसके लिए बॉडी ने क्या किया कि भाई इसे क्या करो? डाइल्यूट कर दो। तो डाइल्यूट करने के लिए अब आपको क्या चाहिए? लिक्विड, फ्लूइड चाहिए, तब डाइल्यूट होगा ना। कैसे आएगा फ्लूइड? तो आप ध्यान देंगे, मान लें मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां की बात कर रहा हूं। यहां के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो मान लो यहां से आ रही है, इधर से ब्लड सप्लाई आई, यहां कैपिलरी है, यहां से आगे जो जा रहा है वेन है जो यहां से ब्लड लेकर के जा रहा है।
तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा या लिक्विड यहां पे इकट्ठा हो जाए, तो उसके लिए क्या करो, इधर ब्लड लाने वाली आर्टरी को डायलेट करो। इधर ब्लड लाने वाली जो आर्टरी है, इस आर्टरी को क्या करो, डायलेट करो। इसका डायमीटर क्या करो, बढ़ा दो। डायमीटर अगर बढ़ाओगे तो यहां पे ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड यहां आया, अब जो ब्लड आया वो यहां से चला भी तो जाएगा, तो ब्लड को हमें यहां रोकना है। रोकने के लिए यहां से ब्लड ले जाने वाली जो वेन है, उसका डायमीटर क्या करो, कम कर दो। मतलब कि हिस्टामीन को बोलो कि तुम यहां काम करो, सेरोटोनिन को बोलो कि तुम यहां पे काम करो। इधर क्या होगा कि यहां जो कैपिलरी है, उससे टिश्यू फ्लूइड बाहर आएगा। क्या बाहर आने वाला है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड जब बाहर आएगा तो ये टिश्यू फ्लूइड भी क्लॉट होता है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी क्लॉटिंग होती है, यानी कि लिम्फ के अंदर क्लॉटिंग होती है। तो अगर ये जब यहां से बाहर आया और अगर ये मान लो यहीं जम गया, क्लॉट हो गया, तो क्लॉट होने के बाद अब यहां से कहीं जाएगा नहीं। तो मतलब एक बार जो स्वेलिंग बनी वो हमेशा बनी रह जाएगी। अगर ये लिक्विड ही रहा तो इसने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद अपना इम्यून सिस्टम या इम्यून सिस्टम की सेल्स उस टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड यहां से वापस से लिम्फेटिक वेसल वगैरह से होता हुआ फिर से जाकर के किसमें मिल जाएगा, ब्लड में। और क्या होगा कि शाम को स्वेलिंग थी, सुबह जब आप सो के जगे तो स्वेलिंग एकदम गायब हो गई। तो इसके लिए कितने केमिकल चाहिए थे, तीन। पहला, साइट पर ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए हिस्टामीन। साइट पर ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए क्या चाहिए, हिस्टामीन। फिर आपने कहा यहां से ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए चाहिए सेरोटोनिन। और बीच में आपने कहा कि कैपिलरीज पर जो टिश्यू फ्लूइड बाहर आएगा, उस टिश्यू फ्लूइड को क्लॉट होने से रोकने के लिए अब आपको क्या चाहिए, यहां पर हेपेरिन। तो कितने केमिकल की आवश्यकता, तीन। रोल कहां, इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, लोकल स्वेलिंग। तो ये जो स्वेलिंग है वो ये तीन केमिकल कॉज कराते हैं। अब देखिए ये तीन सेल थी जिनके नाम एनसीईआरटी ने आपको दे रखे थे, जिनके बारे में अपन ने बात की। पर यहां डायग्राम में तो सेल और भी आपको दिखाई गई हैं। अब जरा देखो, जहां मास्ट सेल है उसके ठीक ऊपर एक सेल आप देखेंगे, रेड जैसे कलर से बनी है। अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना है, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है। सेल आपको दिखाई दे गई। नीले वाले फाइबर इस सेल को टच कर रहे हैं, दिखी ना। ये जो सेल आपको यहां दिखाई दे, इस सेल को बच्चे अपन नाम देते हैं लिम्फोसाइट। ये सेल कौन सी है यहां पर, लिम्फोसाइट है। तो ये सेल आपको यहां जो दिखाई दे, इसको आपने क्या नाम दिया है, लिम्फोसाइट नाम दिया। अब ये जो लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस करती है और सेक्रीट करती है एंटीबॉडी। तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस और सेक्रीट क्या करती है बेटा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी और सेक्रीट करेगी। तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस या सेक्रीट करना किसका काम होता है, लिम्फोसाइट का। तो लिम्फोसाइट ने क्या किया, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया और सेक्रीट किया। अब यहां तक तो हमने देखा कि एनसीईआरटी वाले डायग्राम के अंदर कौन कौन से अपने को जो है सेल्स हमें दिखाई गई हैं। अब एनसीईआरटी वाले डायग्राम में जो सेल्स हमें यहां दिखाई गई हैं, इन सेल्स के बारे में एक बार जरा अपन देखते हैं। तो एक बार जरा रुकें। देखिए ये डायग्राम जो अपने को दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में देखिए कौन कौन सी सेल्स हमें दिखाई। तो
आपने को एक यहां कौन सी दिखी, मैक्रोफेज। ठीक, मैक्रोफेज का काम क्या था, फैगोसाइटोसिस। ये वाली सेल का नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या बना रही है, फाइबर्स बना रही है। इससे क्या बने, फाइबर्स। फिर आपने देखा यहां पे क्या है, मास्ट सेल। मास्ट सेल में आपने कहा कि यहां पे कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे होंगे और न्यूक्लियस का सी शेप आपको दिखाई देता है। फिर ये वाली जो सेल है इसको हमने नाम क्या दिया है, लिम्फोसाइट। क्या नाम दिया, लिम्फोसाइट। अब ये जो सेल है जिसका न्यूक्लियस आपको हेडफोन जैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, हेडफोन जैसे न्यूक्लियस वाली जो सेल है इसको नाम दे दो इयोसिनोफिल। इसको क्या नाम देंगे बच्चों, इयोसिनोफिल से नाम दे दीजिए। तो ये वाली जो सेल है इसको नाम देते हैं इयोसिनोफिल। तो ये जो इयोसिनोफिल है ये एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी। फिर यहां पे जो है इसको आप नाम दे सकते हैं कि यह है न्यूट्रोफिल। ये वाली सेल कौन सी हो गई, न्यूट्रोफिल्स। तो ये न्यूट्रोफिल है। फिर इधर एक सेल आपको ये दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, दो सेल। ये सेल जो दिख रही है इनका नाम है एडिपोसाइट। तो ये जो सेल हमें यहां दिखाई दे रही है इस सेल का नाम क्या है, एडिपोसाइट। और ये जो एडिपोसाइट है इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट। ये क्या करता है बेटा, स्टोरेज ऑफ फैट। तो फैट को स्टोर करना किसका काम होता है, एडिपोसाइट सेल का। तो एडिपोसाइट सेल स्टोर क्या कर रही होगी, फैट। तो फैट का स्टोरेज करना कौन सी सेल का काम होगा, एडिपोसाइट का। अब तक देखो डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या दिखा है, मैक्रोफेज दिखा है, एडिपोसाइट दिखी है जो कि दो हैं। ध्यान देंगे एडिपोसाइट्स में न्यूक्लियस आपको पेरीफेरी पर दिख रहा है। बीच में एक येलो कलर की ये आपको जो दिख रही है फैट ग्लोब्यूल है जिसके अंदर स्टोर किसको किया जा रहा है, फैट को। ये फाइब्रोब्लास्ट है जो कि फाइबर्स बनाती है, मैट्रिक्स बनाती है। मास्ट सेल, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सेक्रेशन। लिम्फोसाइट जो कि क्या बनाती है, एंटीबॉडी। इधर ये सेल है इयोसिनोफिल, ये है न्यूट्रोफिल। ये दोनों ही डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं। तो डब्ल्यूबीसी के टाइप में हम इन दोनों को काउंट करते हैं। यहां तक बात हुई सेल्स के बारे में। सेल्स के बाद अब आप देखो यहां जब बात आएगी फाइबर्स की तब आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो फाइबर्स के लिए आप देखें, पहले आपको कोलेजन फाइबर दिख रहे हैं। दूसरा आपको ये देखो येलो कलर के फाइबर दिख रहे हैं, ये वाला फाइबर दिखा। ये जो फाइबर है इसका नाम है बच्चे इलास्टिक फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर कहा जाता है। तो ये हो गया इलास्टिक फाइबर। और आपको पिंक कलर के फाइबर दिख रहे हैं, ये वाले। ये जो फाइबर गए रेटिकुलर फाइबर। तो अपने को तीन तरह के फाइबर दिखे। वापस से अब आ जाते हैं वही फाइबर्स वाली कहानी पर। देखिए, तो हमने कहा कि लिम्फोसाइट सेल थी। लिम्फोसाइट के बाद फिर आपने कहा कि अगली सेल यहां जो होगी ये आपके पास आ जाती है एडिपोसाइट। कौन सी सेल थी बेटा, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट के बारे में देखो क्या देखा था हमने, सेल ऐसे करके थी। सेल का जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस कहां पाया जा रहा था, पेरीफेरी पर। और साइटोप्लाज्म भी ज्यादातर कहां है, पेरीफेरी पर। सेल के सेंटर में आपने कहा था कि यहां पर एक फैट ग्लोब्यूल पाई जाएगी। और ये जो फैट ग्लोब्यूल है इसके अंदर स्टोरेज किसका होगा, फैट का। तो हमने कहा कि यहां पर ये मौजूद है फैट ग्लोब्यूल। और जो इसका न्यूक्लियस है ये कहां पर मौजूद है बेटा, पेरीफेरी पर। तो न्यूक्लियस सेल का पेरीफेरी पर पाया जा रहा है जबकि फैट ग्लोब्यूल कहां पर मौजूद है, सेंटर पे। तो आपने कहा कि एडिपोसाइट है, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट। काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट। फैट क्या है, तो ये जो फैट है
ये आपके अंदर एक्चुअली एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है। फैट क्या है? सो इट इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली बात को समझेंगे। मान लेते हैं पूरे दिन भर में हम जितना भी जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए हमें 2000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है। हम पूरे दिन में जितना काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। अब जो 2000 किलो कैलोरी हमें चाहिए, अगर हमारे खाने में 1500 किलो कैलोरी है, खाने में कितना? 1500, तो कमी कितने की पड़ी? 500 की। तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि बॉडी के पास जितना भी स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड का मतलब क्या हुआ? फैट। तो उसमें से क्या करेगी? 500 निकाल लेगी। रिजल्टेंट पर्सन का जो वेट है वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। डाइटिंग इसी को कहते हैं। वहीं पर आवश्यकता कितने की? 2000 की। तुमने खाया कितना? 3000। सरप्लस कितना रहा? 1000। वो जो 1000 है, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाया हो, चाहे फैट खाया हो, चाहे प्रोटीन खाई हो, इनको अल्टीमेटली कन्वर्ट किसके अंदर किया जाएगा? फैट में। और फिर स्टोर कहां कर दिया जाएगा? एडिपोसाइट सेल के पास। तो स्टोरेज करने वाली सेल का नाम क्या रहेगा? एडिपोसाइट सेल, जो कि इसे स्टोर करके रखती है अपने पास। तो अगली सेल आपके पास कौन सी हो जाती है? एडिपोसाइट। तो बोलो इतनी टाइप की सेल समझ में आई? फटाफट इसको लिखेंगे, फिर बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। आगे बढ़े। देखिए, अब यहां बेटा सेल्स के बाद इसके अंदर अगली चीज जो आती है वो आपके आ जाते हैं फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में पहली बात याद रखेंगे, दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो फाइबर्स बेटा किसके बने हुए हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बने हैं। तो ये फाइबर्स केमिकली किसके बने होते हैं? जब भी आपसे कहा जाएगा तो हमेशा आप क्या कहेंगे कि फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फाइबर्स हमने अभी डायग्राम में देखा कि 3 टाइप के हैं। कौन कौन से फाइबर दिखे? तो पहले नीले वाले का नाम क्या था?
कोलेजन फाइबर। नीले वाले का नाम क्या है? कोलेजन फाइबर। पीले वाले का नाम क्या था? इलास्टिक फाइबर। और पिंक वाले का नाम क्या था? रेटिकुलर फाइबर। ये जो कोलेजन फाइबर हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर। इनको अपन और क्या बोलते हैं? व्हाइट फाइबर कहते हैं। इलास्टिक वाले फाइबर्स को हम बोलते हैं येलो फाइबर्स। तो इन्हें कहा जाता है येलो फाइबर। उनको पिंक फाइबर नहीं कहते, एक्चुअली उनका जो कलर है वो कुछ सिल्वर जैसा आता है। ठीक, तो इसीलिए अभी हम उसको कोई नाम नहीं दे रहे। हमने कहा ये व्हाइट फाइबर है और ये वाले येलो फाइबर। अब व्हाइट फाइबर को डायग्राम में देखिए। क्या ये व्हाइट फाइबर अकेले अकेले हैं या बंडल्स में है? बंडल्स में है ना। तो अपन ने कहा, क्या कहा कि इट अकर इन बंडल्स। येलो फाइबर को देखिए, येलो फाइबर अकेले हैं कि बंडल में? अकेले है ना। और रेटिकुलर फाइबर को देखें, देन दे आर ऑल्सो सिंगल। तो ये भी अकेले हैं, बंडल्स के अंदर ये भी नहीं। कोलेजन फाइबर्स को देखिए, क्या कोलेजन फाइबर्स ब्रांच्ड हैं कि अनब्रांच्ड हैं? ब्रांचिंग नहीं है इनके अंदर ना, सो दे आर अनब्रांच्ड। येलो फाइबर्स ब्रांच्ड हैं, है कि नहीं? और रेटिकुलर फाइबर ब्रांच्ड हैं। रादर येलो फाइबर में ब्रांचिंग ज्यादा है या फिर रेटिकुलर फाइबर में? रेटिकुलर फाइबर के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा है। जब अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि रेटिकुलर फाइबर्स आर हाईली ब्रांच्ड। तो मैं कह सकता हूं कि रेटिकुलर फाइबर कैसे होते हैं बच्चे? हाईली ब्रांच्ड होते हैं। तो हमने कहा कि ये अनब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच्ड है, और ये कैसे हो गए? हाईली ब्रांच्ड। फिर अगला देखें, यहां पर जो प्रोटीन पाई जाती है इसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो कोलेजन प्रोटीन है उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि दिस कोलेजन प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। यानी कि सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन है? कोलेजन। तो पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन। वही कोलेजन प्रोटीन से फाइबर बने होते हैं। इलास्टिक फाइबर जो है, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। इनको बनाने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम क्या होता है? इलास्टिन प्रोटीन। देखिए, इलास्टिन प्रोटीन हालांकि फिजिकली बहुत मजबूत नहीं होती पर केमिकली बहुत मजबूत होती है। कई सौ साल पुरानी जो मम्मीज हैं, मम्मी अपन जानते हैं ना, उन ममीज की आर्टरीज और वेन्स अभी भी इंटैक्ट हैं, यानी कि टूटी नहीं है। आर्टरी और वेन के अंदर अभी भी मौजूद है। वो मौजूद ही इसलिए है क्योंकि उन आर्टरी और वेन की वॉल में इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। ये इलास्टिक फाइबर को बैक्टीरिया भी नहीं तोड़ पाता। बैक्टीरियल एक्शन से भी इलास्टिक फाइबर आसानी से टूटता नहीं है। इस फाइबर को अगर जैसे हम कार्निवोर एनिमल्स में भी बात करें तो उनके अंदर भी इस फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए अलग से एक एंजाइम होता है जिसे इलास्टेज एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि बाकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यहां पर रेटिकुलर फाइबर, दे आर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। तो ये बच्चे कौन सी प्रोटीन से बने? रेटिकुलिन प्रोटीन से बने होते हैं रेटिकुलर फाइबर। तो आपके पास प्रोटीन कितने टाइप की हुई? 3। अब देखिए, कोलेजन फाइबर में स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसके पास स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। पर इलास्टिसिटी क्या है? कम। इलास्टिसिटी का वर्ड का मतलब हम जानते हैं। अगर किसी चीज को खींच के लंबा किया जाए, छोड़ने पर अगर ये लौट करके अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। मान लो मेरे पास एक नारियल की रस्सी देखी है, रस्सी, और एक रबर बैंड, दोनों हो, तो कोलेजन फाइबर को मैं किससे कंपेयर करूं? रस्सी या रबर बैंड? रस्सी। रस्सी में स्ट्रेंथ ज्यादा है पर इलास्टिसिटी कम है। यहीं पर ये जो इलास्टिक फाइबर है इसके पास स्ट्रेंथ कम है
और इलास्टिसिटी ज्यादा है, तभी तो अपने नाम दिया फाइबर। तो इसके पास इलास्टिसिटी ज्यादा जबकि स्ट्रेंथ कम। रेटिकुलर फाइबर में यहां पर स्ट्रेंथ भी कम है और इलास्टिसिटी भी कम है। तो इसके पास स्ट्रेंथ भी कम और इलास्टिसिटी भी कम होती है। तो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी दोनों चीजें कम होती हैं रेटिकुलर फाइबर में, जबकि स्ट्रेंथ ज्यादा इलास्टिसिटी कम कहां, कोलेजन फाइबर में। और इलास्टिक फाइबर के अंदर कहानी ठीक अपोजिट होती है। तो ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। तो ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स करते क्या है, तो हम कहते हैं कि दीज फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। यानी कि ये फाइबर्स टिश्यू को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये फाइबर्स टिश्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और क्या प्रोवाइड किया बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इसकी वजह से जो टिश्यू है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, उसको मोड़ा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू में ही ब्लड आता है, ब्लड भी किसके अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यू में। तो हम कहेंगे कि दीज फाइबर्स आर एब्सेंट इन, फाइबर एब्सेंट कहां होंगे, ब्लड के अंदर। फाइबर एब्सेंट कहां है बेटा, ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ ये दोनों है तो कनेक्टिव टिश्यू, समझें, ब्लड और लिम्फ दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। पर कनेक्टिव टिश्यू होने के बावजूद इनके पास फाइबर्स नहीं पाए जाते। तो अगर कहा जाए कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है जिनके पास फाइबर्स नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे, ब्लड और लिम्फ। ये दो टिश्यू है जिनके पास फाइबर्स नहीं पाए जाते। अब हमें बात करनी है ग्राउंड मैट्रिक्स के बारे में, जो हम बात करेंगे कल। आज के लिए अभी रखेंगे इतना, एक बार इसे लिखेंगे, एनसीईआरटी वाला डायग्राम अच्छे से देखेंगे, पेज नंबर 103 पर एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी अपन मिलेंगे कल। आज के लिए भी इतना। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा इन दोनों की वजह से, कोलेजन और इलास्टिक दोनों की वजह से। रेटिकुलर फाइबर जनरली पाया जाता है बेटा बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक। इंटरनल ऑर्गन का मतलब हुआ जैसे लिवर है, स्प्लीन है, वहां पे जो लिवर या स्प्लीन वगैरह है, क्या उन ऑर्गन्स को कभी खींचा जाएगा, कभी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो इसके पास स्ट्रेंथ भी कम है, इलास्टिसिटी भी कम है। बस ये क्या करता है, एक जाल जैसा बना देता है, एक नेटवर्क बना देता है। तो किसी चीज को जब छानना हो, फिल्टर करना हो, तो उसमें ये फाइबर काम आ जाते हैं, ठीक। तो इन तीनों चीजों के बारे में लिखेंगे, बाकी अपन मिलेंगे कल। कौन सा, नहीं, बस आपको पता हो कि डायग्राम में क्या क्या है।